नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस लेक्चर में, जो कि है इंडियन पॉलिटी का लेक्चर, जिसमें कि हम अगला टॉपिक इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी एग्जाम्स के लिए रहेगा, जो कि है सिविल सर्विसेज का कंटेंट है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ये जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो लगातार इस तरीके के जो वीडियोज हैं, लेक्चर हैं, वो लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से ला रहा हूँ। तो आप देखते रहिए, साथ ही साथ मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपन शुरू करते हैं। साथ ही साथ आप इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो आज इंडियन पॉलिटी का जो लेक्चर है वो है हमारा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैबिनेट एंड द काउंसिल मिनिस्टर। इस पर हम आज पूरा का पूरा जो फैक्ट है, जो कि जो एक पूरे के पूरे डिटेल है, वो हम समझेंगे कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है और ये कैसे कार्य करती है। इसको हम पूरे की पूरी तरीके से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा आपके लिए, तो इस लेक्चर में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें अगर इस टॉपिक पर, तो बेसिक चीज जो पॉइंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि भारत में संसदीय जो प्रणाली है, भारत की जो पार्लियामेंट सिस्टम है, वो कहाँ से लिया गया। सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। अगर हम उसके बारे में बात करें तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। तो यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है और जो इसमें जो मंत्रिमंडल है, अगर हम उसमें मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद का जो नेतृत्व है, उसको जो लीड करता है वो प्रधानमंत्री करते हैं इसमें, जो कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी अधिकारी कहलाता है। प्रधानमंत्री भारत में जो कि मंत्रिपरिषद का राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी अधिकारी कहलाता है। अगर हम बात करें ये जो संसदीय प्रणाली है जिसमें कि मंत्रिपरिषद के बारे में बात की गई है, तो इसका जो जानकारी मिलती है संविधान के किस आर्टिकल में मिलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें संविधान में अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74 का जो संबंध है वो मंत्रिपरिषद की स्थिति, और इसका जो आर्टिकल 75 है उसका जो संबंध है वो मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और भत्ते और उसकी जो वेतन है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर मिलती है। जबकि जो कैबिनेट है, कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिपरिषद का एक भाग कहलाता है, जो कि एक प्रकार से जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है उसका एक छोटी एक बड़ी बॉडी कहलाती है। मतलब कि जो एक बड़ी बॉडी के रूप में लिया जाए वो मंत्री परिषद की ही बॉडी कहलाती है, लेकिन उसका एक बड़ी बॉडी यानी कि उसी में से एक भाग, एक पार्ट को, एक मिनिस्ट्री लेवल को हटाकर एक मंत्री लेकर मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। अभी मैं बेसिक आपको बता रहा हूं, तो बिल्कुल वीडियो में साथ साथ बने रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंडियन पॉलिटी यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था के ऊपर। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करें विभिन्न यहाँ पर जो मंत्री होते हैं, वो मंत्री यहाँ पर अलग अलग विभिन्न श्रेणियों के कई मंत्री इसमें शामिल होते हैं, जिसमें कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के भीतर एक छोटा सा एक निकाय कहलाता है, और साथ ही साथ में ये मंत्रिपरिषद का प्रभावी नीति निर्माण काम किया, यानी कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट ही जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का एक इफेक्टिव यहाँ पर जो पॉलिसी बनाई जाती है वो पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर रोल प्ले करता है। और यही जो पार्ट है, यही पार्ट आगे जाके काफी ज्यादा मिनिस्ट्री लेवल पर इसका इंपॉर्टेंस बनता है, जिसको कि हम आगे हम समझेंगे। एक एक करके पॉइंट्स अपन को समझ में आएगा। अगर हम आगे चले, आगे बात करें तो इसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना, प्रधानमंत्री होते हैं जिन पर नीति बनाने का वास्तविक जिम्मेदारी होती है, यानी इसका जो प्रमुख नेता होते हैं, प्रमुख जो लीडर होते हैं, वो इसके प्रधानमंत्री कहलाते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आपको पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद का गठन, यहां पर हम मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का जो गठन है वो राष्ट्रपति की सहायता के लिए किया जाता है, जो कि आर्टिकल 74 में इसका प्रोविजन दिया गया है। आर्टिकल 74, ये याद रखिएगा। यहाँ पर मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए और सलाह देने के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा यहाँ पर ली गई सलाह के अनुसार ही कार्य करता है, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है जिसका गठन यहाँ पर जो होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है, और यहाँ पर जो गठन होता है वो राष्ट्रपति की सहायता, यानी कि राष्ट्रपति यहाँ पर समय समय पर मंत्रिपरिषद से सहायता ले सकता है।
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह ली जाती है, ठीक है ना, उसके अनुसार ही कार्य करता है। और राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद के द्वारा अगर कोई सलाह लेता है तो भारत के किसी भी न्यायालय में, कोई सा भी न्यायालय हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट, या फिर उसके अंडर में जो छोटे अदालत होती है, छोटे न्यायालय होते हैं, उसमें कहीं पे भी इसकी जांच नहीं की जा सकती है। ये प्रोविजन संविधान में लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें होता क्या क्या है, मतलब कि अब हम डिटेल में इसको समझेंगे, बेसिक डिफरेंस समझेंगे कि यहाँ पर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है। अभी मैंने आपको इसका बेसिक बताया कि यहाँ पर मंत्रिमंडल और जो मंत्रिपरिषद है उसका अंतर क्या है और इसके कार्य क्या क्या है और किस तरीके से इसका गठन किया जाता है। अब हम इसको डिटेल में यहाँ पर समझेंगे, जिसमें कि हमने मेन हेडिंग जो ली है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक आप बने रहेगा। यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पर हमें यहाँ पर हमको फैक्ट क्लियर करना है। मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट, इसमें क्या अंतर है ये हमें यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको क्लियर यहाँ पर कर देता हूं। अगर हम बात करें तो बेसिक फैक्ट्स यहाँ पर हम समझने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। तो अंतर क्या है, तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो इसमें हमने यहाँ पर तुलना का आधार दिया है परिभाषा, और यहाँ पर कैबिनेट और साथ में मंत्रिपरिषद दिया है। अगर हम कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट यहाँ पर क्या कार्य करता है, इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो इसकी जो डेफिनेशन है, थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ उसको। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर परिभाषा जो है कैबिनेट की वो ये बनती है यहाँ पर कि ये है मंत्रिपरिषद के भीतर एक निकाय है, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है उसका एक छोटी सी बॉडी होती है यहाँ पर, क्योंकि नीति निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय लेता है। यहीं पे अगर मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो मंत्रिपरिषद की जो परिभाषा है वो है एक महत्वपूर्ण मामलों में, ये कह रहा है कि महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री की सहायता के लिए नियुक्त एक निकाय है यहाँ पे, यानी कि महत्वपूर्ण मामलों में यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की सहायता के लिए यहाँ पर ये कार्य करता है। लेकिन मंत्रिपरिषद जो कि आर्टिकल 74 में इसकी जानकारी है, ये जो इसका मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है, ये इससे राष्ट्रपति कभी भी सलाह ले सकता है, कोई सी भी एडवाइस ले सकता है, यानी कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए इसका गठन होता है। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने के लिए, ठीक है, जो महत्वपूर्ण मामले हैं उस मामलों में निर्णय लेने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री की यहाँ पर सहायता करने के लिए एक ये बॉडी कहलाती है, जिसको कि मंत्रिपरिषद कहा जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो बेसिक डिफरेंस है उसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि है यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर स्थिति, इसकी जो बेसिक स्थिति है, यहाँ पे अगर कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट की जो बेसिक स्थिति है, अब दिख रहा है पूरा आपको, यहाँ पे जो बेसिक स्थिति है वो यहाँ पे कैबिनेट में अगर बात करें तो इसे संविधान के अनुच्छेद 352, नोट कीजिएगा, आर्टिकल 352 में 1978 यानी कि 1978 में जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, ठीक है ना, उस समय 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उस अधिनियम के द्वारा इसको शामिल किया गया था। यानी कि जब संविधान बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन का को बनाया गया था, उस समय इसकी पॉलिसी नहीं थी, कैबिनेट नहीं था, लेकिन बाद में मोरारजी देसाई की सरकार के समय में इस कैबिनेट का गठन किया गया। और इसमें जो संशोधन था, नोट कीजिएगा, ये संशोधन था 44वां, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था उसके तहत लिया गया। अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें, मंत्रिपरिषद जिसको भी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का कहा जाता है, इसका जो आकार है, इसका जो वर्गीकरण है वो संविधान में नहीं दिया गया, यानी कि जब संविधान बनाया गया था संविधान में इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, ये परिभाषा, यानी कि संविधान में इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। आगे चलते हैं, अगला जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पर क्लियर होगा, और जो कि एक एक करके मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ये आ गया यहाँ पे अगला पॉइंट। अगर हम इस पॉइंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आधार दिया गया है वो
है आकार। इसकी जो आकार है, इसका जो शेप है, यानी कि इसमें कितने कितने जो मिनिस्ट्री है वो इसमें शामिल होती है। तो यहाँ पे कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट में 15 से 18 मंत्रियों के मिलाकर ये कैबिनेट बनाई जाती है। अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद में 40 से लेकर 60 मंत्री तक की परिषद बनती है, जो कि यहाँ पर हाल ही में जो अमेंडमेंट हुआ है, यानी कि टोटल जो यहाँ पर सांसद होते हैं, ठीक है ना, जो कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर जो जितने भी सांसद यहाँ पर होते हैं उसका 15% जो संसद होते हैं वो मंत्री परिषद में लिए जा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स, अधिक से अधिक। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कैबिनेट में क्या होता है। आप कैबिनेट में 15 से लेकर 18 मंत्रियों से मिलाकर ये कैबिनेट बनती है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के ही यहाँ पर 15 से 18 जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे इस बॉडी का गठन किया जाता है, जो कि कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है ना, कैबिनेट यानी कहा जाता है। और मंत्रिपरिषद जो कि ज्यादा से ज्यादा 40 से लेकर 60 मंत्रियों से मिलकर बनती है, जो कि अमेंडमेंट के दौरान यहाँ पर टोटल राज्यसभा और लोकसभा के सांसद में से 15%, उनके 15% जो सांसद होते हैं उनको लेकर यहाँ पर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, वीडियो में अंत तक बने रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपको साबित होने वाला है यहाँ पर। अगर हम अगले की पॉइंट की बात करें तो अगला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैठक का कार्यक्रम, यानी कि यहाँ पे जो समय समय पर मीटिंग होती है उसके बारे में यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है। अगर हम कैबिनेट की बात करें तो ये प्रमुख नीतियों पर चर्चा करने के लिए सप्ताह में एक बार बैठक आयोजित की जाती है प्रधानमंत्री के साथ में। वीकली ये मीटिंग होती है, जो कि जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी डेवलप की जाती है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर सप्ताह में एक बार बैठक यहाँ पर आयोजित की जाती है। लेकिन मंत्रिपरिषद में यहाँ पर क्या होता है, बैठक शायद ही कभी या फिर बहुत कम आयोजित की जाती है। यहाँ पर जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है उनके साथ में शायद ही कभी यहाँ पर बैठक हो जाती है। कभी कभार कभी हो, जरूरी हो तब हो सकती है, लेकिन यहाँ पर शायद ही है और बहुत कम ही मात्रा में यहाँ पर बैठक यानी कि मीटिंग का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो पॉइंट है दोनों के डिफरेंस का वो यहाँ पर हम समझेंगे। अगला पॉइंट हम देखा जाए तो यहाँ पर देखने को मिलता है तुलना का आधार। ठीक है ना, तुलना के आधार में अगर इसकी कार्य करें, इनका जो कार्य है वो कार्य अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो कैबिनेट का जो कार्य यहाँ पर नीति निर्माण करने का, संबंधित विभागों के संबंध में निर्णय लेने की आदि सहित कई सामूहिक कार्य करता है ये कैबिनेट। यानी कि यहाँ पर पॉलिसी निर्माण का इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो करता है वो कैबिनेट करता है। अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री को सलाह देता है और मंत्रिमंडल के द्वारा सुझाए गए निर्णयों को लागू करता है। यानी कि जो कैबिनेट है यहाँ पर प्रधानमंत्री की सलाह करता है मंत्रिपरिषद, यानी कि मंत्रिपरिषद की जो पूरी बॉडी है जिसमें कि 50 से 40 से लेके 60 तक की जो मिनिस्टर्स होते हैं उन मिनिस्टरों को यहाँ पर प्रधानमंत्री को सलाह देने का काम ये मिनिस्टर्स करते हैं। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री जब वीकली मीटिंग करता है उसके बाद में जो पॉलिसी बनाई जाती है मंत्रिमंडल के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है उनको, ठीक है, उनके द्वारा सुझाए गए जो भी सजेशंस होते हैं, ठीक है ना, या फिर जो भी यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, उनको लागू करने का काम जो होता है वो मंत्री परिषद का होता है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करें तो आगे का जो पॉइंट है वो यहाँ पर आपको और अच्छे तरीके से क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो अधिकार है इनके पास में जो पावर दिए गए हैं वो पावर कौन से हैं। अगर हम कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट को यहाँ पर मंत्रिपरिषद की ओर से निर्णय लेता है, यानी कि पूरा का पूरा जो होल मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है उसकी तरफ से निर्णय लेने का जो पावर है वो किसके पास है, कैबिनेट के पास है। अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें तो इसमें क्या है, निर्णय लेने का अधिकार है लेकिन उनको क्रियान्वयन करना प्रधानमंत्री के द्वारा तय किया जाता है। यानी कि ये निर्णय तो ले सकते हैं मिनिस्टर्स, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ही यहाँ पर चाहेगा कि उस पर क्रियान्वयन किया जाए या न किया जाए, ये तय जो करते हैं ये प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर तय किया जाता है। तो दोनों में यहाँ पर उनके अधिकारों में, उनके पावर में यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट,
अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेगा कि उनकी जो ड्यूटीज हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, वो कर्तव्य कौन कौन से हैं। कर्तव्य की बात करें, ड्यूटी, कैबिनेट्स की जो ड्यूटी है, उनके जो जो कर्तव्य है, उनका जो वो है, वो कैबिनेट में प्रत्येक प्रधानमंत्री एक पोर्टफोलियो और एक रैंक दिया जाता है। जो कैबिनेट होता है, जो कि 18 से 20 मिनिस्टर्स इसमें शामिल होते हैं, इनको एक पोर्टफोलियो जैसे कि जल संसाधन मंत्रालय दिया जाएगा, या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री दी जाएगी, या फिर यहाँ पर अलग अलग विदेश मंत्रालय दिया जाएगा। तो ये जो कैबिनेट होता है, इनके पास में इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो यहाँ पर दिए जाते हैं। और अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद के पास में ऐसा कोई विशेष पदनाम नहीं दिया जाता, इनके पास में कोई ऐसा विशेष यहाँ पर पोर्टफोलियो पूरी जो मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री हैं उनको नहीं दिया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम बात करें तो कैबिनेट के कार्य, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको मैटर एक एक करके आपको बताऊंगा कि कैबिनेट के कार्य क्या क्या होते हैं, वो करता क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। अब मैं आपको कैबिनेट और मंत्रिपरिषद इन दोनों की जो वर्किंग पैटर्न है, इनका जो कैबिनेट का फंक्शन है और जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का जो फंक्शन है, कैसे फंक्शन करती है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको पूरी मिलेगी। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट ये आपको मिलने वाला है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको पॉइंट सारे क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं कैबिनेट के कार्य पर। अगर हम कैबिनेट की कार्य की बात करें तो कैबिनेट के जो कार्य होते हैं, ठीक है ना, ये अधिकांश, अगर पहला पॉइंट किया जाए, पहला पॉइंट लिया जाए यहाँ पर, ठीक है ना, अधिकांश के कार्य नीति निर्माण, जिसकी मैंने आपको पहले बता दिया, नीति निर्माण संबंधी, यानी कि जो पॉलिसीज होती हैं, जो कि यहाँ पर जनता के हित में जो पॉलिसी बनाई जाती है, उन पॉलिसी से संबंधित निर्णय कैबिनेट की बैठक में होते हैं। यानी कि जो मंत्रिमंडल की बैठक वीकली प्रधानमंत्री के साथ में होती है, उसमें यहाँ पर बैठक में इसके निर्णय होते हैं। और इस प्रकार संसदीय लोकतंत्र को यहाँ पर सरकार के कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया। संसदीय जो लोकतंत्र होता है, जो लोकतंत्र यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए जो सांसद होते हैं, और सांसद के द्वारा चुने हुए जो यहाँ पर राज्यसभा में जो सांसद जाते हैं, ये जो लोकतंत्र जो बनाया गया है, इस लोकतंत्र में इसको कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे अधिकांश जो नीति निर्माण संबंधी कार्य होते हैं, ठीक है ना, नीति निर्माण संबंधी, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर, बिल्कुल नोट कीजिएगा। नीति निर्माण संबंधी जो कार्य हैं वो यहाँ पर होते हैं, निर्माण संबंधी कार्य, संबंधी जो कार्य हैं वो यहाँ पर होते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा, यहाँ पर ये कैबिनेट एक टीम के रूप में काम करता है। कैबिनेट एक टीम के रूप में काम करता है, यानी कि यहाँ पर टीम वर्क होता है, टीम के रूप में काम करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा कैबिनेट का, जो कि है यहाँ पर कोई मंत्री सरकार के किसी भी फैसले का खुलकर विरोध नहीं करता, ठीक है ना। यहाँ पर जो कैबिनेट है, इसमें लिखिएगा, कैबिनेट सरकार के फैसले का खुलकर विरोध नहीं कर सकता। सरकार कोई भी फैसला लेती है जो कि जिसका प्रधानमंत्री के साथ में मिलकर सरकार अगर कोई भी फैसला यहाँ पर लेती है, सरकार के फैसले का यहाँ पर विरोध नहीं कर सकता, फैसले का विरोध नहीं कर सकता है, यहाँ पर कैबिनेट विरोध नहीं कर सकता। अगला पॉइंट, इसको नोट कीजिएगा, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री उन्हें सौंपे गए विभिन्न विभागों को, ये जो भी इनको पोर्टफोलियो दिया जाता है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई हो, या फिर विदेशी मामलों का कोई कार्य दिया गया हो, होम मिनिस्ट्री जिसके पास में होती है, किसी के पास में ऑटोमिक एनर्जी का कार्य होता है, या फिर पेट्रोलियम, या फिर जो भी डिफरेंट पोर्टफोलियो उनको दिया जाता है, जो कि 18 से 20 जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि मिलकर कैबिनेट बनाता है, ठीक है ना, उसको यहाँ पर संभालते हैं, ठीक है ना। अलग अलग पोर्टफोलियो उनके पास में इनकी जिम्मेदारी होती है, अलग अलग विभागों के कार्य, ठीक है ना, अलग अलग यहाँ पर विभागों के कार्य इनको सौंपे जाते हैं, विभागों की जिम्मेदारी दी जाती है।
उनकी योग्यता के हिसाब से, उनके पास में जो योग्यता होती है, उनके पास में जो इंटेलिजेंस होती है, उस हिसाब से जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर पोर्टफोलियो सेट करते हैं। यानी कि इसका जो पूरा कार्य होता है प्रधानमंत्री के होता है, प्रधानमंत्री यहाँ पे पोर्टफोलियो डिवाइड करते हैं मिलकर, क्योंकि वो उसका सरकार का मुखिया कहलाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिफरेंट अगर पोर्टफोलियो देखी जाए तो रक्षा हुआ, रक्षा के अलावा यहाँ पर गृह कार्य यानी कि होम मिनिस्ट्री, ठीक है ना। होम मिनिस्ट्री के बाद में यहाँ पर दूसरा मामला देखा जाए तो विदेशी मामला, विदेश मंत्रालय, ठीक है ना, विदेश मंत्रालय हो गया, या फिर पेट्रोलियम मंत्रालय, डिफरेंट जो भी होते हैं, आदि आदि विभागों में काफी ज्यादा होते हैं यहाँ पर डिफरेंट, जिनका की यहाँ पे कार्यभार ये लोग अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाती है। अगली बात हो गई कैबिनेट की जो बैठक होती है वो साप्ताहिक या फिर प्रधानमंत्री की आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर आयोजित की जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो कैबिनेट की बैठक है, ठीक है ना, इसकी जो मीटिंग है, इसकी जो बैठक है, ठीक है ना, इनकी जो बैठकें हैं वो आवश्यकता के अनुसार या फिर सप्ताह में बैठकें साप्ताहिक होती है या फिर पीएम प्रधानमंत्री अगर चाहता है कि उसकी बैठक बीच में भी की जाए तो पीएम की आवश्यकता के अनुसार, पीएम की अध्यक्षता की आवश्यकता, यानी कि पीएम इसका मुख्य अध्यक्ष कहलाता है, उसकी अध्यक्षता के अनुसार बीच में भी कभी भी आयोजित कर सकती है। अगर कुछ यहाँ पर विशेष प्रयोजन के लिए यह बैठक आयोजित करनी है तो कैबिनेट को प्रधानमंत्री कभी भी बुला सकता है। तो ये हो गए कैबिनेट के प्रमुख कार्य जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताए। बिल्कुल एक एक करके सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर क्लियर किए हैं। अब आगे चलते हैं, अगले जो कि कार्य आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि है मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, ठीक है ना। अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की यहाँ पर बात की जाए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, मैंने आपको पहले बता दिया, मंत्रिपरिषद का गठन का जो प्रोविजन दिया गया है वो आर्टिकल 74 में दिया गया है, जिसमें कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की एडवाइस पर कई मंत्रियों को नियुक्त करता है, जिसको कि मिलकर ये मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल यानी कि मंत्रिपरिषद बनती है। और ये जो मंत्री है आमतौर पर जो बहुमत दल है, यानी कि जहां पर जो सरकार बनाता है, ठीक है ना, उसी के सदस्य होते हैं या फिर संसद के सदस्य होते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रोविजन और भी दिया गया है, जरूरी नहीं है कि बहुमत दल वाले ही नेता के संसद सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल हो, गैर संसद के सदस्य भी यानी कि यहाँ पर मंत्री बन सकते हैं। यहाँ पर गैर संसद यानी कि जो संसद में शामिल नहीं है, उसका प्रोविजन भी यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य नहीं है और उसको प्रधानमंत्री या फिर उसको राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री एडवाइस देता है कि फला व्यक्ति को यहाँ पर मैं ये मंत्री बनाता हूं, तो उसका प्रोविजन दिया गया है और उस व्यक्ति को 6 माह के भीतर भीतर संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा में, निर्वाचित होना होता है। ये प्रोविजन यहाँ पर बताया गया है जो कि यहाँ पर तय होता है आर्टिकल 74 में, ठीक है। तो ये सभी मंत्री मिलाकर यहाँ पर मंत्रिपरिषद का रूप लेते हैं, मंत्रिपरिषद यहाँ पर बनती है। क्या बताया मैंने, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कई मंत्रियों को नियुक्त करता है जो कि आमतौर पर बहुमत दल के नेता या फिर संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर गैर संसदीय जो सदस्य होते हैं ना वो भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोविजन ये दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के 6 माह के भीतर यानी कि 6 मंथ के अंदर अंदर यहाँ पर संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा में, निर्वाचन होना जरूरी है। तो इन सभी मंत्रालयों को मिलाकर मंत्रिपरिषद के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब इसमें हम जानेंगे कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं और उप मंत्री क्या होते हैं। ये 3 पार्ट में यहाँ पर मंत्रिपरिषद बनती है। मंत्रिपरिषद इन तीनों से मिलकर बनती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इनसे मिलकर बनती है। अगर हम कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट की संख्या जो कि मैंने आपको बता दी यहाँ पर 15 से लेके 20 तक की जो संख्या है वो कैबिनेट की संख्या होती है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल यानी कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का केंद्र होता है,
केंद्र होता है यानी कि मंत्रिपरिषद में का ये मुख्य हिस्सा कहलाता है, मुख्य पार्ट कहलाता है, ठीक है ना। और इसके बारे में यहाँ पर अमेंडमेंट के दौरान इसको जोड़ा गया। कौन सा अमेंडमेंट था, मैंने आपको इससे पहले बताया आपको यहाँ पर, जो कि आर्टिकल 352 में इसके बारे में जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 352 में इसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें कि अमेंडमेंट किया गया था 44वां जो संशोधन हुआ था, 44वां जो संशोधन हुआ था, जो कि हुआ था, कब हुआ था, 1978 में हुआ था, मोरारजी देसाई की सरकार के समय में, ठीक है ना। उसमें इसको शामिल किया गया था। उससे पहले जब संविधान का निर्माण किया गया था तब कैबिनेट जैसी नाम की चीज कुछ नहीं हुई, ठीक है ना। यानी कि इंदिरा गांधी सरकार के समय तक यहाँ तक कैबिनेट का कोई रूप नहीं था। पूरे के पूरे जो पावर होते थे वो प्रधानमंत्री के पास में होते थे और प्रधानमंत्री स्वयं के निर्णय से ये कार्य करता था। लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी के बाद में जब सरकार बदली मोरारजी देसाई जी की जब सरकार हुई, तो उस समय यहाँ पर ये अमेंडमेंट किया गया है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद जरूर करिएगा, जो कि मैं बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसके जो कार्य क्या होते हैं, ये पॉलिसी का निर्माण करता है। अगला पॉइंट यहाँ पर पॉलिसी पॉलिसी डेवलप की जाती है। पॉलिसी का डेवलपमेंट जो होता है वो यहाँ पर किया जाता है, किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के साथ, प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता होती है उस अध्यक्षता में यहाँ पर पॉलिसी का निर्माण होता है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। राज्य मंत्री का क्या काम क्या होता है, यानी कि इसको स्टेट मिनिस्टर कहा जाता है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की हम बात यहाँ पर अगर करें तो ये भी यहाँ पर दो प्रकार की, ये है दो प्रकार के मिनिस्टर होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला वाला जो प्रकार होता है वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार होता है यहाँ पर, स्वतंत्र प्रभार। दूसरा जो होता है वो होता है यहाँ पर संलग्न कार्य, यानी कि जिसमें कि स्टेट के साथ में संलग्न कार्य क्या कहा जाता है, संलग्न कार्य, ठीक है, जो कार्यालय के साथ में कनेक्ट होता है, संलग्न कार्यालय, संलग्न कार्यालय के साथ में। अगला पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में तभी शामिल होता है, यानी कि जो कैबिनेट की बैठक होती है उस अगर राज्य मंत्री की जरूरत पड़ती है तभी वो शामिल हो सकता है, यानी कि उसको जब आमंत्रित किया जाता है, उसको जब आमंत्रित किया जाता है तभी वो बैठक में शामिल होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। साथ ही साथ में यहाँ पे राज्य के साथ में जो कनेक्ट मंत्री हैं, सेलेक्ट मंत्री होते हैं, ठीक है ना, जो कि दूसरे प्रभार, दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार और संलग्न कार्यालय मंत्री। जो संलग्न कार्यालय मंत्री होते हैं वो कैबिनेट की मंत्रियों को जो होते हैं ना उनके काम में सहायता, यानी कि कैबिनेट की जो मंत्री होते हैं उनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। जो दूसरा प्रभार है, दूसरे 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 प्रकार का जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री की के काम में यहाँ पर हेल्प करने का काम जो करते हैं वो राज्य के संलग्न मंत्री काम करते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है उप मंत्री का। ये तीनों कार्य जो हो गए वो किसके हो गए, राज्य मंत्री के हो गए। राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार और संलग्न कार्यालय वाले। राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में तभी शामिल होते हैं जब उनको इन्वाइट किया जाता है। राज्य मंत्री के साथ में जो संलग्न मंत्री होते हैं दूसरे प्रकार के, वो कैबिनेट मंत्री के कामों में उनकी मदद करते हैं, यानी कि उनको असिस्ट करते हैं। ये तीन पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, जो अगला है वो है कैटेगरी उप मंत्री, जो कि मंत्री परिषद की अंडर में आती है। अगर उप मंत्री की बात करें जिसको कि डिप्टी मिनिस्टर कहा जाता है, क्या कहा जाता है इंग्लिश में, डिप्टी मिनिस्टर। ये मंत्री स्वतंत्र नहीं होते हैं, याद रखिएगा, और यहाँ पे कैबिनेट मंत्रियों से ही जुड़े होते हैं, इनको फ्री हैंड नहीं दिया जाता, ये फ्री हैंड नहीं होते हैं, स्वतंत्र प्रभार, इनको स्वतंत्र कुछ भी नहीं होता है। और ये कैबिनेट, ठीक है ना, कैबिनेट जो मिनिस्ट्री है उससे जुड़े होते हैं, कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ में ही कनेक्ट होते हैं और उनके साथ में उनको
कार्य करते हैं, इतना आपको याद रखना। क्लियर हो गया? यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक एक करके यहाँ पर हम और पॉइंट समझेंगे, बिल्कुल एक एक करके आप बने रहेगा यहाँ पर, जो कि है विभिन्न मंत्रालय। ठीक है, विभिन्न मंत्रालय, जिसमें कि डिफरेंस मिनिस्ट्री जो इंक्लूड होती है, उसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेंगे। जिसमें कि पहला पॉइंट है कैबिनेट मंत्री। अब इसमें कैबिनेट के बारे में बताते हैं। अब कैबिनेट मंत्री जो कि एक एक करके सेपरेट, इनको एक अलग विभाग दिया जाता है। ठीक है ना, यानी कि प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी, ये कौन होते हैं? ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट, बैठक से में बड़े बड़े फैसलों की जिम्मेदारी होती है। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा यहाँ पर, बैठक में बड़े बड़े फैसलों की जिम्मेदारी होती है। तीसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, यहाँ पर ये जो कैबिनेट मंत्री मिनिस्ट्री है, ये 15 से 20 मंत्रियों से मिलकर बना होता है। क्लियर हो गया? अब अगला पॉइंट यहाँ पर जो कि है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, यानी कि स्टेट विद द इंडिपेंडेंट। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट यानी कि स्टेट मिनिस्टर होते हैं, लेकिन इनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, इनके कार्य क्या होते हैं? पहला पॉइंट को नोट कीजिएगा, छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। जो छोटे छोटे मंत्रालय जो होते हैं, उनके ये प्रभारी बनाए जाते हैं। विशेष आमंत्रण में ही कैबिनेट की जो बैठक होती है, उसमें ये भाग ले सकते हैं। क्लियर हो गया? अब स्टेट मिनिस्टर की बात करते हैं। अगर स्टेट मिनिस्टर की बात की जाए, तो स्टेट मिनिस्टर ये कैबिनेट मंत्रियों की मदद के लिए होते हैं, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले उसमें भी बताया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अलग तरीके से थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करें, तो आगे मंत्रिपरिषद की सहायता के लिए जो काउंसिल बनाई जाती है, ठीक है ना, उसमें कौन कौन होते हैं? कैबिनेट होते हैं, सचिव होते हैं और कैबिनेट सचिवालय। ये तीन पार्ट होते हैं यहाँ पे, तो तीनों को यहाँ पर समझेंगे। कैबिनेट के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। कैबिनेट क्या होता है? ये मंत्रिपरिषद के भीतर एक छोटी सी बॉडी होती है, जो कि मंत्रिपरिषद यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, जो कि यहाँ पर 40 से लेकर 60 मंत्रियों से मिलकर बनी होती है। उसमें से 15 से 20 मिनिस्टर्स मिलकर यहाँ पर विभाग सौंपे जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो कि प्रमुख मंत्रालय है, उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी जाती है। और ये एक उसकी एक बड़ी बॉडी बोल सकते हैं, मतलब कि एक एक बॉडी यहाँ पर बनती है, जो कि मंत्रिपरिषद के अंदर ही होती है, लेकिन इनके पास में पावर ज्यादा होता है। और ये साप्ताहिक बैठक में जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनके साथ में बैठते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, साथ ही साथ में मंत्रियों की आवश्यक जो पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करने के लिए यहाँ पर प्रत्येक मंत्रालय में, ठीक है ना, प्रत्येक मंत्रालय जो कि अलग अलग मंत्रालय यहाँ पे डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, उस मंत्रालय में यहाँ पर क्या, सिविल सेवक जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं मंत्रालय में, एक सिविल सेवक होते हैं जो कि यहाँ पर सचिव के रूप में कार्य करते हैं। सचिव के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि जो इनकी मदद करते हैं, सेक्रेटरी। ठीक है ना, हर मंत्रालय में यहाँ पर एक सेक्रेटरी होता है, वो सेक्रेटरी के रूप में यहाँ पर कार्य करता है, जो कि यहाँ पर सचिव के बारे में आपको बता रहा हूँ, सचिव के बारे में। ठीक है, सचिव क्या होता है? यहाँ पर हर मंत्रालय अलग अलग प्रभार सौंपा जाता है। अलग अलग प्रभार में जो जो अलग अलग मंत्रालय होता है, वो मंत्रालय में एक सिविल सेवक के रूप में काम करता है, वो सचिव होता है यहाँ पर। और सचिव ही यहाँ पर जो मिनिस्ट्री होती है, उसका सेक्रेटरी या उसका सचिव कहलाता है। और उसके लिए अगला जो पॉइंट है, वो है कैबिनेट सचिवालय, यानी कि यहाँ पर कैबिनेट जो सेक्रेटरीट होता है, अगर हम उसकी बात करें यहाँ पे, तो कैबिनेट सेक्रेटरीट जो होता है, वो सचिवालय के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है यहाँ पर। ठीक है ना, किसको? कैबिनेट को। कैबिनेट को यहाँ पर कैबिनेट सचिवालय के द्वारा यहाँ पर हेल्प करने की मदद करता है, यानी कि उसकी हेल्प करता है यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग में। जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो कि एक सिविल सर्वेंट होता है, जो कि मुख्य पदों पे काम करते हैं, उनके समन्वय से, उनके कोऑर्डिनेशन से यहाँ पर नई नई जो पॉलिसी बनाई जाती है, तो उनका जो इंटेलिजेंस है, उनका उपयोग करके यहाँ पर जो नई पॉलिसी बनाई जाती है, उसमें उनकी मदद ली जाती है। और उनके साथ में मिलकर सचिवालय कैबिनेट की सहायता करता है, जिसमें कि सीनियर सीनियर जो आईएएस अधिकारी होते हैं, सिविल सेवक होते हैं, वरिष्ठ, कौन हिंदी में वरिष्ठ लिखते हैं? वरिष्ठ सिविल सेवक, सिविल अधिकारी।
सिविल अधिकारी जो होते हैं वो यहाँ पर कैबिनेट की मदद करते हैं, ठीक है ना, जो कि डिफरेंट जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, मंत्रालय होते हैं, ठीक है, उनके जो जो भी काम होते हैं ना उसमें कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर कैबिनेट की मदद करते हैं। तो ये हो गया सचिवालय का काम। तो यहाँ पे मैंने आपको जो पूरे के पूरे पॉइंट्स यहाँ पर आपको समझाए उनको बिल्कुल एक एक करके पूरे क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने क्या क्या आपको समझाया, और ये पूरे के पूरे जो पॉइंट हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के बारे में। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा सारे पॉइंट्स। और लगातार इस तरीके के अगर आप राज्य व्यवस्था पर वीडियो देखना चाहते हैं, लेक्चर देखना चाहते हैं, तो मेरे साथ में जरूर जुड़ जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में एक भी आपका वीडियो, एक भी लेक्चर ऐसा नहीं होगा जिसमें कि आप अपनी तैयारी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ में अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इन लेक्चर्स को शेयर जरूर कीजिएगा अपने डिफरेंट ग्रुप में, और साथ ही साथ में मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय दिस वीडियो, जिसमें कि मैंने आज आपको मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद पर जो डिफरेंस था वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया।